नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं हर एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का। तो जिसमें सबसे पहली खबर है आज न्यूज पंच की, धार्मिक दांव पड़ा उल्टा। जी हाँ, जो धार्मिक दांव चला गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है यमन से जुड़ी। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां यमन से भारतीय नर्स निमिषा की तरफ से ये गुहार लगाई गई है। आखिर क्या ये गुहार है, क्योंकि फांसी की सजा वहां पर उन्हें सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है संगम नगरी से जुड़ी हुई, क्योंकि संगम नगरी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और जो तमाम कार्य वहां पर किए जा रहे हैं महाकुंभ से जुड़े हुए, उन तमाम कामों की, उन तमाम कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आ रहे हैं। तो विस्तार से यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ करते हैं न्यूज पंच की शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान बीते कल किया गया था, जिसके बाद पुजारियों और ग्रंथियों ने ही अब इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। और अब अरविंद केजरीवाल का धार्मिक दांव उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले जो योजनाओं का ऐलान किया गया उस पर पहले ही विभाग नोटिस जारी करके दिल्ली की जनता को आगाह कर चुका है, जिसके बाद में अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर लोगों में संदेह का माहौल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है और नए नए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी करके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है उन्होंने कि 2013 से मस्जिद के इमाम और मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, तब उन्हें पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को चुनावी रणनीति करार दिया है और केजरीवाल पर चुनावी हिंदू होने का तंज कसा है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। आज जब ये इन्होंने समझ लिया कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल रही है, दिल्ली में ये हार रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो एक लॉलीपॉप और इन्होंने समझा पकड़ा दिया। ये तो पैसा दे दे करके लोगों को जो है ना, जो गली कुची के जो लोग हैं उनको 100-200 रुपया दे दे करके ये रैली करवा लेते हैं। पैसे जितने भी इनको फंड आता है ना, ये तो बिल्कुल शराबियों वाला नीति कर दिया कि जिसके मतलब 2-4 बच्चे हो और जो शराबी नशेरी हो उसके तो कोई मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं देगा, और अगर देगा तो दारू शराब पी करके आ जाएगा। वही हाल इसमें है केजरीवाल जी में। ये जो 18,000 का भी है ना, सिर्फ लॉलीपॉप है। मंदिर के पुजारी कोई बहरूपिया के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार सनातन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये बौखलाकर इधर उधर की, कभी 2100 रुपए महिला योजना, कभी कुछ, इसे तो केवल सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आदेश नहीं है, मगर ये चुनावी रैली में सब अपना अलग अलग बयान बकते जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है पुजारियों का इस नई योजना को लेकर, वो हमने आपको सुनाया। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में पोस्टर वार भी जारी हो चुका है। दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ये पोस्टर जारी किए गए हैं और ये पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है और साथ ही वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया है। फिलहाल जो ये पोस्टर जारी किए गए हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भगोड़ा केजरीवाल और तमाम चीजें उसमें लिखी गई हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर दिखाई है और तस्वीर के साथ ही चुनावी हिंदू होने का तंज अरविंद केजरीवाल पर कसा है। इसके साथ ही बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज, ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस वक्त पोस्टर वार चालू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये पोस्टर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया है, जिसमें देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी को इस पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बताया है।
इसके साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट हुई है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है इस पोस्टर के जरिए। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शराब घोटाले के गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो कई सारी बातों का जिक्र इस पोस्टर के जरिए इस वक्त दिल्ली में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके शासन में भ्रष्टाचार का अड्डा बनी है दिल्ली, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार के 30 मार्का केजरीवाल, सिसोदिया और जैन, ये बात कही गई है। तो कई सारी बातों का जिक्र इस पोस्टर में किया गया है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो फर्जीवाल के झूठे वादे बताए गए। अरविंद केजरीवाल के साथ हैशटैग फर्जीवाल को जोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के पोल को खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये पोस्टर नजर आते हैं। कहा गया कि आम आदमी पार्टी रैंकिंग 1 पर है और इसका सच सामने आ चुका है। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, पोस्टर वॉर इस वक्त जारी हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से कल नई योजना का ऐलान किया गया पुजारियों और ग्रंथियों के लिए, उसको लेकर पुजारियों का क्या कुछ कहना है वो हमने अपने दर्शकों को बताया कि वो कितना भरोसा कर रहे हैं इस योजना पर। वो सच्चाई सबके सामने है। लेकिन इसके साथ ही अब दिल्ली के अंदर पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है चुनावों से पहले। और इसी बीच धीरज आपके पास में वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज क्या कुछ करिए, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। चुनावी छलावों की, और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे, तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं, तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, मीटिंग बुलाइए, महिलाओं को जो सम्मान देने की आप घोषणा करते रहते हैं, पंजाब में भी आपने यही वादा करा था, लेकिन पंजाब की बहनें आज तक एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। वहां पर भी आपने वादा पूरा नहीं करा। यहां भरी ठंड में बहनों के साथ आप रजिस्ट्रेशन का बहाना लेकर उनका पर्सनल डेटा ले रहे हैं। लाइए ना, वो योजना अभी लागू करिए। संजीवनी योजना की आप बात करते हैं, आप ही की दिल्ली की सरकार के अफसर नोटिफिकेशन निकालते कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है बड़े बुजुर्गों के लिए। उसी तरह आपने एक नया चुनावी छलावा शुरू कर दिया है। आज से आपने ग्रंथियों को और आपने पुजारियों को कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए। कोई योजना नहीं है। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप ही का बयान था ना दिल्ली की विधानसभा में, इन्होंने कहा था हम हैं दिल्ली के मालिक। तो मैं गुहार लगाती हूं आपको, आइए लागू करिए ना, कैबिनेट नोट लाइए। आप क्यों चुनावी छलावा कर रहे हैं? आप क्यों पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं? मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स,
उनको नहीं देना। अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है। वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों का आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं, अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। धन्यवाद। अब जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। मैडम मैं सैल्यूट हूँ। आपने कहा 10 साल से पुजारियों याद नहीं आया और ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है केजरीवाल को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है बासुरी सुराज, जिन्हें आपने सुना, और सीधे तौर पर जो इमामों को सैलरी नहीं दी गई उसका सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई बासुरी सुराज नजर आई हैं। अपने संवाददाता के पास वापस रुख करेंगे। धीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरज, बासुरी सुराज ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर चुनाव आने में अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है, थोड़ा ही वक्त है, लेकिन उससे पहले सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी बिल्कुल सही कहा। आपसे थोड़ी देर के बाद जो हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस का है, यहाँ पे जो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके समर्थक की तरफ से काफ़ी देर से उनका इंतजार हो रहा है कि वो आएंगे और पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की वो शुरुआत करेंगे। और एक तरीके से ये जो योजना है, इस योजना के बारे में जो कई सवाल यहाँ पे शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो साधु संत हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं जी, वो भी जो अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछने के मूड में हैं। और जैसा कि कुछ जो साधु संतों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिर 11 साल के बाद केजरीवाल को मेरी याद कैसे आई। 11 साल तक तो आपने इमामों को 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपये बांटे, तब आपको पुजारियों की याद नहीं आई। बिल्कुल, और यही सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी धीरज करती हुई नजर आ रही है कि जब इमामों को और मौलवियों को सैलरी देने की बात आई थी, उसी दौरान ये बात क्यों नहीं कही गई? उसी दौरान ग्रंथियों और पुजारियों को वेतन और इस योजना की बात क्यों नहीं आई सामने? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में घिरे हुए देश यमन से भारत को लेकर अब हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यमन में एक भारतीय नर्स को मौत की सजा सुनाई गई है। केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा सुना दी गई। निमिषा प्रिया को 1 महीने के भीतर फांसी की सजा दिए जाने की भी संभावना है। मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार और उसके कबीले के नेताओं को अपराध को माफ करने के लिए मनाने के जो तमाम प्रयास थे, फिलहाल अब वो सभी नाकाम हैं। और यमन के राष्ट्रपति रशाद मोहम्मद अल अलीमी ने जेल में बंद केरल की नर्स की फांसी की सजा भी मंजूर कर दी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी करके मदद का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रिया का परिवार उचित विकल्पों पर विचार कर रहा है और अब इस पूरे केस में प्रिया के परिवार के पास आज क्या कुछ ऑप्शन है, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ग्राफिक्स के जरिए वो आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ की निमिषा प्रिया रहने वाली हैं और निमिषा प्रिया पेशे से नर्स हैं और अस्पतालों में काम कर चुकी हैं।
यमन के अस्पतालों में वो काम करती थी, पेशे से नर्स हैं। इसके साथ ही यमन के नागरिक हत्या मामले में उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि काफी लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है। हत्या मामले में साल 2017 से जेल में बंद है निमिषा प्रिया। लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि उनको कैसे भी करके वहां से छुड़ाया जाए। अब्दो ने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। वहां पर जो उनका पासपोर्ट है, भारत आने के लिए जो ऑप्शंस हैं उनके पास, वो भी खत्म है और अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन उनको दिया गया, जिससे कि उनका पासपोर्ट लिया जा सके। दवा की खुराक ज्यादा होने की वजह से अब्दो की मौत हो गई थी और इसके बाद में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में यमन की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। निमिषा की जो अपील है, यमन के सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को भी फिलहाल खारिज कर दिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखें तो यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने भी अपील को खारिज कर दिया है। निमिषा प्रिया की तरफ से जो अपील दायर की गई उस अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद में अब नर्स का जो पूरा परिवार है वो अपनी बिटिया की रिहाई की लगातार गुजारिश कर रहा है। निमिषा प्रिया मामले में भारत अब हर संभव मदद की बात कही जा रही है। भारत सरकार का क्या कुछ रुके इस पूरे मामले पर वो आपको बता रहे हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने अपना एक बयान इस पूरे मामले पर जारी किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नर्स प्रिया के परिवार को प्रासंगिक विकल्प की तलाश है और ऐसे में भारत सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। वैकल्पिक जो भी ऑप्शंस होंगे उनकी लगातार तलाश की जा रही है। सरकार इस पूरे मामले में उनकी हर संभव मदद कर रही है। तो नर्स प्रिया की मां जो है प्रेमा कुमारी, उनकी तरफ से भारत सरकार से ये गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद में भारत सरकार का जो पूरा रुख है वो इस वक्त सामने आया है। इस साल यमन की राजधानी में पहुंची थी उनकी मां। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ ताजा अपडेट है वो ले लेते हैं अपने संवाददाता जेसिका से। संवाददाता जुड़ गई है हमारे साथ। जेसिका, फिलहाल अब आगे अगर हम देखें तो पूरा मामला क्या था वो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन अब प्रिया के परिवार के पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं आज की तारीख में? आज की तारीख में जो ऑप्शंस प्रिया की फैमिली के पास अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो ये केस, जैसे आपने बताया, 2017 से जारी है और 2023 में हमें याद होगा जब यमन के सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें अपील किया गया था। और अब जिस तरीके से हमने ये खबर देखी है जिसमें पिछले 24 घंटे में यमन के राष्ट्रपति ने भी अब फांसी की सज़ा जो दी गई थी यमन के सुप्रीम कोर्ट से वो अब किया जाएगा। और पेरेंट्स को फ़िलहाल जिस तरीके से आपने बताया, विदेश मंत्रालय ने एक तरीके से सहायता दी है और बताया है कि जो भी इस समय हो सकेगा वो भारत सरकार उसमें फैमिली को सहायता करेगी, जो भी ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। बट वो ऑप्शंस इस समय काफ़ी लिमिटेड हैं क्योंकि जिस तरीके से केस ये बढ़ता गया है आगे, इसमें कोई भी एक ऐसा समय नहीं आया है जहाँ पे निमिषा प्रिया को एक तरीके का रिलीफ मिला हो। ना ही वो यमन के लोअर कोर्ट से था, ना सुप्रीम कोर्ट से, और अब राष्ट्रपति की तरफ से। तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। और जो उनकी लीगल टीम है जो इंडियन एम्बेसी से वहाँ पे उनको दी गई थी, उसका भी काम अभी जारी है। तो जैसे जैसे अब कि ये डेथ सेंटेंस जो दिया गया है निमिषा प्रिया को, इसको 1 महीने के अंदर अप्रूवल दिया जाएगा, तो समय बहुत कम है और ऑप्शंस लिमिटेड हैं। बट देखना पड़ेगा कि आगे क्या मदद मिल सकती है। आपको जैसे याद होगा, निमिषा प्रिया, जैसे आपने बताया, उनकी माँ आई थी यमन, सना जो कि कैपिटल है यमन की, वहाँ पे वो रहीं काफ़ी महीने, जहाँ उन्होंने काफ़ी नेगोशिएशंस करी, जो कि तलाल अब्दो मेहदी उनके जो फॉर्मर पार्टनर थे जिनकी केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली से भी बात करी गई थी नेगोशिएट करने की, पर उससे कुछ ज़्यादा समस्या का हल निकल नहीं पाया और इस वजह से वो वापस गए। तो अभी तक तो फिलहाल जो हमने सुना है विदेश मंत्रालय से कि एक तरीके की सहायता करी जाएगी, पर ये ऑर्डर जो है वो 1 महीने के अंदर पूरा करा जाएगा, तो समय काफ़ी कम है और ऑप्शंस लिमिटेड। फिलहाल देखना होगा जैसिका कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका, अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।
और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो है संगम नगरी से जुड़ी। जी हां, संगम नगरी में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है और इसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की जा रही है। अगर हम देखें तो 2025 का ये आयोजन अद्वितीय और दिव्य होने वाला है जो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक असाधारण अनुभव की गारंटी भी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं महाकुंभ की कमान संभाल रखी है और वो खुद नियमित रूप से प्रयागराज पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और साथ ही कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां महाकुंभ से पहले सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया और इसके साथ ही बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन भी किया है जो कि 12.49 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इससे पहले सीएम योगी दिसंबर महीने की अगर हम बात करें तो 4 बार प्रयागराज पहुंचकर यहां की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे की तरफ से रेल सेवाओं को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 45 दिनों तक 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है। तो हर तरफ से तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही है महाकुंभ को लेकर के और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त अश्वनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अश्वनी, अगर देखा जाए तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और ऐसे में आप क्योंकि खुद वहां पर मौजूद हैं, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है महाकुंभ से पहले, क्योंकि साधु संत वहां पर पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं? जी कृतिका, अगर महाकुंभ के आयोजनों की बात करें तो आयोजन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे आधारभूत संरचना की हो या फिर लोगों की सहूलियतों की हो, इसके सारे इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल कर दिए गए हैं और तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। 13 तारीख से महाकुंभ का आयोजन शुरू होगा, 14 तारीख को पहला शाही स्नान होगा मकर संक्रांति के दिन। तो निश्चित तौर से, लेकिन इसके पहले अगर देखें तो सभी प्रमुख अखाड़े, उनकी पेशवाई, नगर भ्रमण और नगर में प्रवेश हो चुका है। ये पूरा का पूरा संगम क्षेत्र है, मैं दिखाना चाहूंगा। इस पूरे संगम क्षेत्र में भले ही 13 तारीख से औपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत होगी, लेकिन लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो सामान्य यहाँ के प्रयागराज के अन्य लोग हों या फिर पर्यटक हों या बड़ी संख्या में साधु संत हों। ये पूरा का पूरा क्षेत्र नए जिले के रूप में नोटिफाई किया गया है। पूरा का पूरा एक जिला होता है, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला होता है और पूरा प्रशासनिक अमला अगले 45 दिनों तक इस पूरे महा आयोजन को करेगा, निर्विघ्न संपन्न करने के सभी प्रयास। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल आध्यात्मिक, पौराणिक, धार्मिक आयोजन नहीं है, बहुत बड़ा सांस्कृतिक विमर्श भी है यहाँ पर। विमर्श इस मायने में भी कि भारत विविधताओं का देश है और किस तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगह के मत, धर्म, संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, 45 दिनों तक यहाँ पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, महाकुंभ का आयोजन तो 12 वर्षों में होता है, लेकिन प्रयागराज में हर वर्ष माघ के महीने में 1 महीने तक माघ मेला हर वर्ष लगता है। 6 साल पर अर्धकुंभ होता है, 12 साल पर महाकुंभ होता है, लेकिन प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ मेला होता है जिसमें लाखों की संख्या में कल्पवासी रहते हैं, 45 दिन तक गंगा स्नान करते हैं, एक समय का भोजन करते हैं और यहाँ पर दान करते हैं। वो सारी आयोजन की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी महाकुंभ की तस्वीरें और महाकुंभ की अगर हम बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से वहां पर की जा रही है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो नया साल आने में अब मात्र कुछ ही घंटों का समय बचा है और लोग अलग अलग तरीके से नए साल के स्वागत की तमाम तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार के साथ नए साल को स्वागत करेंगे तो कुछ लोग पहले ही पहाड़ों पर नया साल मनाने के लिए पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया कल नए साल का नया सवेरा देखेगी और यूं तो हर गुजरता साल हमें थोड़ा बहुत परिपक्व बनाकर जाता है, लेकिन आने वाला साल हमें उम्मीदें देता है, नई किरण देता है और हम आने वाले साल से उम्मीद करते हैं कि इस साल हम कुछ नया करें, कुछ सार्थक और कुछ ऐसा काम करें जो हमें जीवन में एक कदम आगे ले जाए। तो ये नया साल आप सभी के लिए नई खुशियां और कामयाबी लेकर आए, इसी कामना के साथ न्यूज पंच की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर शुभकामनाएं और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं नए साल की कुछ खास तस्वीरें जो आपके अंदर नई उमंग, नई तरंग और नया जोश भर देंगी। तो इसी के साथ आपसे लेते हूँ विदा और साथ ही एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं नए साल की आप सभी को। नमस्कार।